Several clinical conditions benefit from an increase in cholinergic activity, including glaucoma, Sjogren's syndrome, loss of normal cholinergic activity in the bowel and bladder. डायरेक्ट एक्टिंग निकोटिनिक एगनिस्ट की पर्टिकुलरली पहले हम बात कर लेते हैं. इनको हम यूज़ करते हैं स्मोकिंग सेसेशन के अंदर, लाइक वेरिनिसलिन. ठीक है, पार्शियल एगनिस्ट है. अच्छा, निकोटीन जो है ना, निकोटीन स्मोकिंग के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? इट इज़ अ फुल एगनिस्ट. ठीक है, ये कंप्लीटली आपके निकोटिनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है और वास्ट काइंड ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. अब स्मोकिंग सेसेशन अगर हम किसी पेशेंट में चाहते हैं तो हम एकदम तो नहीं निकोटिन को ख़त्म कर सकते. हम क्या करते हैं? वेरिनिसलिन यूज़ करते हैं, विच इज़ अ पार्शियल एगनिस्ट ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स. यानी हम उसको आधा अफेक्ट देंगे जो निकोटीन का उसको फुल मिल रहा था ना, ताकि फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकें. ठीक है, सो वेरिनिसलिन इज़ इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में आ जाता है. एंड टू प्रोड्यूस स्केलेटल मसल पैरालिसिस, हम लोग स्केलेटल मसल पैरालिसिस के अंदर भी यूज़ करते हैं सक्सिनाइलकोलिन. ये हमें कब चाहिए होती हैं? जब पेशेंट को हमने इंट्यूबेट करना है, वेंट के ऊपर है पेशेंट, हम चाहते हैं उसकी मसल एनर्जी कम से कम यूज़ हो, तो हम उसके मसल्स को पैरालाइज कर देते हैं. इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स आर यूज्ड व्हेन इंक्रीज्ड निकोटिनिक एक्टिवेशन इज नीडेड एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. जब हमें मसल को ज़्यादा वर्क कराना है तो वहाँ पर भी हमें क्या? निकोटिनिक एक्टिवेशन चाहिए. बट वहाँ पर हम डायरेक्ट निकोटिन नहीं यूज़ करते, विच इज़ अ डायरेक्ट एक्टिंग एगनिस्ट. बिकॉज जब हम डायरेक्ट एक्टिंग यूज़ करेंगे ना, तो वो सिर्फ न्यूरोमस्कुलर पे एक्ट नहीं करेगा, वो जहाँ जहाँ निकोटिनिक रिसेप्टर है वो हर जगह एक्ट करेगा. बट अगर हम जो है वो इनडायरेक्ट एक्टिंग यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ उस जगह पर एक्ट करेगा, तो हमारे पास डिज़ायर्ड इफेक्ट्स ज़्यादा आएंगे और एडवर्स इफेक्ट्स कम आएंगे. निकोटिन अनरिलेटेड नियोनिकोटिनॉइड्स आर यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स. वेरिनिसलिन इज अ निकोटिनिक पार्शियल एगनिस्ट. It appears to reduce craving in persons addicted to nicotine through a non-autonomic action. ठीक होगी बात. तो ये क्लिनिकल यूज़ था. टॉक्सिसिटी क्या है कि जो जनरल एसिटाइलकोलिन की जनरल फार्माकोलॉजी है ना, वही सारे जो सारे इफेक्ट्स आएंगे उन्हीं को टॉक्सिक इफेक्ट्स हम कन्वर्ट कर देंगे. जो ओवरडोसेज में वही ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होंगे. ठीक है, मस्करीनिक टॉक्सिसिटी और निकोटिनिक टॉक्सिसिटी. अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज़ जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई इस बुक के अंदर, जो बिग में लिखी हुई है, वो क्या क्या है? यहाँ पर इन्होंने सिर्फ ड्रग्स के नाम लिखे हैं. जैसे एसिटाइलकोलिन है, मिथानिकोल है, मेथाकोलिन है, बिथानिकोल है, कार्बाकोल है, पाइलोकार्पिन वगैरह है. ठीक है, बट इन ड्रग्स के आपको यूजेस पता होने चाहिए कि अगर बाउल एंड ब्लैडर, क्योंकि पैरासिम्पथेटिक में हमने मोटिलिटी और सिक्रीशंस बढ़ाती है ना जीआईटी की, तो अगर हमें ऐसी डिजीज़ेस हैं जिसमें हमें ज़्यादा मोटिलिटी चाहिए, उनके अंदर हम कौन सी ड्रग इन सारों में से कौन सी प्रेफर करेंगे. सो ये भी पता होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ. सो ये मैं बता रही हूँ, ये साथ साथ आप लोग नोट कर लें. जो एसिटाइलकोलिन है ना, उसको हम फार्माकोलॉजिकली यूज़ नहीं करते, क्योंकि एसिटाइलकोलिन तो निकोटिनिक रिसेप्टर पे भी एक्ट करेगी, मस्करीनिक पे भी एक्ट करेगी. बहुत ज़्यादा इसके जो हैं वो एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे. सो हम इसको फार्माकोलॉजिकली नहीं यूज़ करते. अभी हम डायरेक्ट एक्टिंग की बात करें, अभी हम इनडायरेक्ट एक्टिंग पे हम नहीं आए. दीज आर ऑल डायरेक्ट एक्टिंग. सो एसिटाइलकोलिन के एडवर्स इफेक्ट्स में क्या है? जितने भी पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट्स हैं, लाइक लैक्रिमेशन, सैलिवेशन, जीआई सिक्रीशन बढ़ जाएंगी, जीआई मोटिलिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज यूरिनेशन, इंक्रीज डेफिकेशन, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इंक्रीज स्वेटिंग, एंड सारे स्फिंक्टर्स रिलैक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से डायरिया और यूरिनेशन वाले सिम्टम्स आएंगे. ठीक है, ये एसिटाइलकोलिन. या अगर आपको कोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी का सवाल आता है तो ये सारे इफेक्ट्स आपने उसमें लिखने हैं. अच्छा, अब हम आते हैं ड्रग्स की तरफ कि हम जिन्हें ड्रग्स के तौर पे यूज़ करते हैं. लाइक हम सबसे पहले मैथाकोलिन की बात करें तो मैथाकोलिन जो है ये आपके सिर्फ मस्करीनिक रिसेप्टर्स पर एक्ट करती है, और हम इसको यूज़ करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ब्रोंकियल ट्री चेक करने के लिए. यानी कुछ पेशेंट्स होते हैं ना जिनका ब्रोंकाई हाइपर सेंसिटिव होता है, लाइक एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं या हाइपर सेंसिटिविटी वाले पेशेंट्स होते हैं, तो हम इसको यूज़ करते हैं. जब हम इसको यूज़ करते हैं ना, ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल, इसका बहुत थोड़ी देर का एक्शन होता है. ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे जाके एक्ट करेगी और आपके स्मूथ मसल्स को रैपिड उनमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, और हमें पता चलेगा कि थोड़ी सी इस ड्रग की कंसंट्रेशन से इस पर्सन में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गई है. इसका मतलब इसका ब्रोंकियल ट्री हाइपर सेंसिटिव है. नॉर्मल लोगों में ऐसा नहीं होगा. ठीक है, सो ये मैथाकोलिन का यूज़ है, एमसीक्यू में आ सकता है. फिर बिथानिकोल जो ड्रग है, बिथानिकोल ये भी मस्करीनिक रिसेप्टर्स पर एक्ट करती है. इस टेबल जो हमने पीछे ये टेबल देखा था ना, ये वाला नहीं, आई गेस ये वाला, हाँ, इसके ऊपर लिखे हुए कौन से रिसेप्टर पर एक्ट करते हैं. ये मैथाकोलिन का मैंने अभी बताया ना, वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ. बिथानिकोल का देखें तो ये मस्करीनिक पर एक्ट करती है. ठीक है, ओरली एक्टिव, ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट बी से याद रखें. बिथानिकोल है, बाउल एंड ब्लैडर को कंट्रोल करती है. ऐसी डिजीज़ेस जिनमें बाउल और ब्लैडर मूवमेंट हमने बढ़ानी हो, या इनसे रिलेटेड डिजीज़ेस, लाइक अब ये एमसीक्यू में डिजीज़ेस आ सकती हैं. यूरिनरी रिटेंशन है किसी पर्सन को, उसमें हम दे सकते हैं पोस्टपार्टम यूरिनरी रिटेंशन है,
पोस्टपार्टम पैरालिटिक आइलियस है, यानी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में पैरालिसिस हो गया है, स्टूल पास नहीं हो रहा, तो मोटिलिटी और सिक्रीशन बढ़ानी है तो हम ये ड्रग दे देते हैं। आइलियस ड्यू टू एनी अदर रीज़न, कंजेनिटल मेगाकोलोन है, उसमें भी मूवमेंट नहीं है, तो हम ये वाली ड्रग दे सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव एडायनेमिक आइलियस, क्रोनिक हाइपोटोनिक न्यूरोजेनिक ब्लैडर के केस में, यानी वो सारे केसेस जिनके अंदर जीआई मूवमेंट्स या यूरिनरी ट्रैक की मूवमेंट्स कम हुई हुई हैं, रिटेंशन हो रही है, हम लोग इन ड्रग्स को दे सकते हैं, पर्टिकुलरली बिथैनिकॉल। बी से बाउल एंड ब्लैडर एंड बी से बिथैनिकॉल। एक इसका आपने कॉन्ट्राइंडिकेशन याद रखनी है कि ऑब्स्ट्रक्शन के केस में अगर रिटेंशन हो रही है ना, कि अगर कोई स्टोन है और उसकी वजह से रिटेंशन हो रही है, तो फिर आपने ये ड्रग नहीं देनी। जब आप स्टोन होगा और आप मूवमेंट जीआईटी की बढ़ा देंगे तो वो स्टोन डिसलोकेट कर जाएगा, रप्चर कर सकता है इंटेस्टाइनल वॉल को, सो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक हो गया। उसके बाद है जी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज के अंदर हम हर एक हाइपो एक्टिव कंडीशन में दे सकते हैं, जिसमें भी जीआईटी या यूरिनरी सिस्टम हाइपो एक्टिव हुआ है आप इसको दे सकते हैं। अच्छा, साइड इफेक्ट्स इसके क्या हैं? वही सारे साइड इफेक्ट्स जो एसिटाइलकोलिन के होते हैं, फ्लशिंग, स्वेटिंग, सैलिवेशन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, लैक्रीमेशन, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड विजन क्योंकि अकोमोडेशन लॉस हो जाती है, ब्लड विजन क्योंकि अकोमोडेशन ज़्यादा हो जाती है, सॉरी लॉस नहीं होती। ये भी हम आई पे इसके इफेक्ट्स ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे पाइलोकार्पिन के साथ। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, जीआई मोटिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, विद क्रैम्पिंग हो सकती है, तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हर जो आपके कोलिनर्जिक डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक है ना, उसमें आप ये एडवर्स इफेक्ट्स लिख सकते हैं। इन ड्रग्स के कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हैं? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की, डायरेक्ट एक्टिंग की कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि आपने इनको सीओपीडी के पेशेंट में नहीं देना, क्योंकि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज करते हैं। जब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज करेंगे तो सीओपीडी के पेशेंट में तो पहले ही ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, उसको सांस नहीं आ रहा, तो उसको मज़ीद ख़राब हो जाएगा, उसमें नहीं देनी। और पार्किंसंस डिजीज़ के पेशेंट में भी नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? पार्किंसंस डिजीज़ क्या होती है? ये सारी एडिशनल बातें बुक में नहीं लिखी, बट एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। पार्किंसंस डिजीज़ में इसलिए नहीं देनी क्योंकि पार्किंसन डिजीज़ बेसिकली है क्या? इट इज़ द इम्बैलेंस बिटवीन एसिटाइलकोलिन एंड डोपामीन। इसमें डोपामीन कम हो जाता है, पार्किंसन डिजीज़ में एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हो जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो दोनों ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ब्रेन के अंदर बात हो रही है। तो यहाँ पर जब आप बिथैनिकोल देंगे तो वो तो ऑलरेडी एसिटाइलकोलिन लाइक एक्शन होगा, तो वो वाले एक्शन ज़्यादा हो जाएंगे, ट्रेमर्स बढ़ जाएंगे पार्किंसन के, तो नहीं देना। थर्डली, आपने पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में नहीं देना, उसमें चूंकि ये वाली ड्रग्स गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को बढ़ा देती हैं, एसिड की सिक्रीशन बढ़ जाएगी, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ मज़ीद ख़राब हो जाएगा, सो ये इसमें नहीं देना। गर्ड में भी नहीं देते और सीओपीडी अस्थमा में भी नहीं देना, तो ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद जी कार्बाकोल है। कार्बाकोल यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ये बोथ है, यानी ये दोनों रिसेप्टर्स पर एक्ट करते हैं, तो इसके भी बड़े वास्ट एक्शन होते हैं, कोई पर्टिकुलर इसकी एप्लीकेशन नहीं है। उसके बाद पाइलोकार्पिन पर आ जाते हैं, विच इज़ अ मस्करीनिक एगोनिस्ट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, हमारे लिए फर्स्ट चॉइस होती है इन केस ऑफ ग्लोकोमा, ओपन एंगल ग्लोकोमा के अंदर। अच्छा, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसको ग्लोकोमा में क्यों यूज़ करते हैं। सो हम लोग पढ़ रहे हैं पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन के लिए आपको पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। वी आर डिस्कसिंग कोलिनोमाइमेटिक्स, तो कोलिनोमाइमेटिक्स के अंदर भी हम लोग डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स पढ़े हैं, जिनका एक्शन रिसेप्टर के ऊपर होता है, और उसमें हम लोग पढ़े हैं कोलिनो रिसेप्टर एगोनिस्ट। ठीक है, मस्करीनिक एंटागोनिस्ट भी हो सकता है, निकोटिनिक एंटागोनिस्ट भी होता है, बट टॉकिंग अबाउट पाइलोकार्पिन, इट इज़ अ मस्करीनिक एंटागोनिस्ट जो कि मस्करीनिक रिसेप्टर्स पर जाकर एक्ट करेगा। अब इसका एक्शन जो है बाकी सारे मस्करीनिक रिसेप्टर्स पर तो है ही, हमारे लिए जो इंटरेस्ट की बात है वो ये है जो आई में इसका एक्शन है। ठीक है, आई में हमारे पास मस्करीनिक रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये भी हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर के अंदर, जिसमें वी हैव टॉक्ड के दो जगह पे होते हैं मस्करीनिक रिसेप्टर्स। एक तो आपके प्यूपिलरी मसल्स के ऊपर, और उसमें भी स्फिंक्टर प्यूपिली के ऊपर, और सेकेंडली आपकी सीलियरी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं ना, सीलियरी मसल्स, उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं मस्करीनिक रिसेप्टर्स, तो उनके ऊपर इसका एक्शन हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतना क्लियरली नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो मैं आपको खुद एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हम उस डायग्राम के ऊपर वापस जाए ना, ये वाली डायग्राम, ठीक है, इफ़ यू कैन सी आइरिस के ऊपर स्फिंक्टर प्यूपिली के ऊपर मस्करीनिक रिसेप्टर्स हैं और सीलियरी मसल्स के ऊपर। अब होता क्या है कि जब पाइलोकार्पिन हम पेशेंट को देते हैं तो ये क्या करेगा, इन रिसेप्टर्स को जाकर एक्टिवेट कर देगा। तो जब स्फिंक्टर प्यूपिली कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, तो पहला इफेक्ट इसका क्या है, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अब हमें ग्लोकोमा में ये किस तरह से हेल्प करता है कि जब स्फिंक्टर प्यूपिली कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, आइरस को ये इलोंगेट कर देगा। इसकी कॉन्ट्रैक्शन से ये जो आइरस के अंदर ये जो कर्व्स नज़र आ रहे हैं ना, ये आइरस पूरा इलोंगेट हो जाएगा। जब ये आइरस इलोंगेट हो जाएगा, थोड़ा इस तरफ को आ जाएगा ना, टुवर्ड्स आवर राइट साइड, तो क्या होगा, ये वाला एरिया थोड़ा सा खाली हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। इंक्रीज आइरिडो कॉर्नियल एंगल, दिस इज़ बेसिकली आइरिडो कॉर्नियल एंगल,
ये एरिया इंक्रीज हो जाएगा, ये एंगल बढ़ जाएगा। दिस इज़ कॉर्निया एंड दिस इज़ आइरिस, सो दिस इज़ आइरिडोकॉर्नियल एंगल। जब ये एंगल बढ़ जाता है, यहाँ से होते हैं ट्रेबेकुलर मैशवर्क, जहाँ पर ड्रेनेज होनी होती है इनटू द कैनाल ऑफ श्लेम एक्वस ह्यूमर की। बेसिकली ग्लोकोमा में हो क्या रहा है, एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इतना ज़्यादा एक्वस ह्यूमर बढ़ गया है कि उसने विजन को इम्पेयर कर दिया है। तो हम क्या करते हैं, जब हम पाइलोकार्पिन देते हैं, आइरिस इलोंगेट होता है, आइरिडोकॉर्नियल एंगल इंक्रीज हो जाता है, रास्ता बढ़ जाता है टू द ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर बाय द ट्रेबेक्युली, एंड दैट्स हाउ एक्वस ह्यूमर की जो कंसनट्रेशन है इन द आई वो कम हो जाती है। दैट्स वन थिंग कि बाय इट सेक्शन ऑन स्फिंक्टर पिपली हाउ इट ट्रीट्स ग्लोकोमा। ऑल्सो जब ये सीलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, कैनाल ऑफ श्लेम से ड्रेनेज बढ़ जाती है। जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, तब भी यही चीज़ होती है, कैनाल ऑफ श्लेम। अब देखें ये चीज़, इफ़ आई यूज़ कर्सर, अगर ये चीज़ यूँ होगी तो कैनाल ऑफ श्लेम थोड़ी प्रेशराइज्ड होगी, बट व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट तो ये इस तरफ को मूव करते हैं मसल्स, ठीक है। तो क्या होता है, कैनाल ऑफ श्लेम का रास्ता खुल जाता है और एक्वस ह्यूमर अगेन उसकी ड्रेनेज बढ़ जाती है और इस तरह से उसकी कंसनट्रेशन आई के अंदर कम हो जाती है। सो दैट्स द रेशनले बिहाइंड द यूज़ ऑफ पाइलोकार्पिन इन ओपन एंगल ग्लोकोमा, ठीक है। ये वो ग्लोकोमा है जिसमें इस एंगल के ऊपर कोई ब्लॉकेज नहीं है, अगर हम इसको खोलें तो हमारी ड्रेनेज बड़ी अच्छी हो जाएगी। कुछ ग्लोकोमा ऐसे होते हैं क्लोज एंगल ग्लोकोमा, उसमें ये एंगल बिल्कुल ही ऑब्स्ट्रक्ट हुआ हुआ है, बंद हुआ हुआ है, तो फिर आप जो मर्जी कर लें वो नहीं खुलेगा। सो दैट्स वाई हम लोग, वैसे अगर आप एग्जामिनर को एंगल की बात ना भी करें, जनरल आप ग्लोकोमा की बात करें तो इट्स ओके, बट इट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लोकोमा। अच्छा, और सेकंड, ये एक SCQ है, ये MCQ में भी आता है, वाइवा में भी टीचर्स पूछते हैं कि क्या है रेशनले बिहाइंड द यूज़ ऑफ पाइलोकार्पिन इन ग्लोकोमा। सो जो रीज़न थी वो मैंने आपको बता दी, आपने दोनों इफेक्ट्स बतानी है ऑन स्फिंक्टर पिपली एज वेल एज द सीलियरी मसल्स। ओके, उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है इसके दूसरे इफेक्ट्स में ज़ीरोस्टोमिया है, या आपके सेलिवेशन को इंक्रीज़ कर देता है। अच्छा, ज़ीरोस्टोमिया इसका जो है वो ज़ीरोस्टोमिया की ट्रीटमेंट में ये यूज़ होता है, जिसमें सेलिवेटरी सिक्रीशंस कम हुई होती हैं, ये डिजीज़ होती है, तो हम पाइलोकार्पिन या दूसरी मस्करीनिक एगोनिस्ट दे सकते हैं जो सिक्रीशंस को बढ़ा देते हैं ड्यू टू देयर पैरासिम्पैथेटिक एक्शन। सो उसके अंदर दे सकते हैं, शोग्रान सिंड्रोम के अंदर दे सकते हैं, उसमें भी ग्लैंड्स की सिक्रीशन कम हुई होती है, लैक्रिमल की भी और सलाइवरी ग्लैंड्स की भी। सो ये उसमें भी यूज़ होती है। और जो आपकी ज़ीरोफ्थैल्मिया कंडीशन होती है, उसमें आई लैक्रिमल ग्लैंड की प्रोडक्शन कम हुई होती है, उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ग्लोकोमा में तो हमारे लिए ये फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, पाइलोकार्पिन फर्स्ट लाइन ड्रग्स में आती है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसको नैरो एंगल ग्लोकोमा में नहीं देना, ठीक है, ये एक चीज़ होगी। अच्छा, नैरो एंगल ग्लोकोमा में भी दे सकते हैं, वैसे आपको ये डिफ्रेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दे सकते हैं, सॉरी वो मैंने गलती से बोल दिया था। अच्छा जी, ये हो गए हमारे पास इंडिविजुअल ड्रग्स के इफेक्ट्स डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के। अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, वाई डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स कॉज टेकेकार्डिया वाइल इनडायरेक्ट कॉज ब्रेडिकार्डिया। ये हम तभी डिस्कस करेंगे जब हम इनडायरेक्ट पढ़ लेंगे, ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो, ठीक होगी बात। उसके बाद अब हम आ जाते हैं जी जो बुक में लिखे हुए ना मस्करीनिक टॉक्सिसिटी की तरफ आ जाते हैं।